मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 13 के बारे में। धारा 13 जो है वो बात करती है द ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी कि अजात व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण। Where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor in the property। यानी कि जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्व के हित के अध्याधीन ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में न हो सृष्ट किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए सृष्ट हित प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो। इसको समझने के लिए हम इस पर चर्चा करते हैं कि अजात व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण, ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे समव्यवहारों या अंतरणों का वर्णन किया गया है जो जीवित व्यक्तियों के मध्य हो। यानी हमने कहा था कि संपत्ति अंतरण जो होता है वो तो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि वैध अंतरण के लिए अंतरक, अंतरिती एवं अंतरित संपत्ति का अंतरण के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। जैसा कि धारा 5 में कहा गया था कि ट्रांसफरर, ट्रांसफरी और जो प्रॉपर्टी है वो तीनों अस्तित्व में होना आवश्यक है। अर्थात जिस व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जाना है वह अंतरण के समय अस्तित्व में हो, अर्थात जीवित होना चाहिए। एक अजात अथवा अस्तित्वहीन व्यक्ति के पक्ष में वैध रूप से अंतरण नहीं किया जा सकता जो कि अभी जन्मा ही नहीं है या जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट अंतरण का एक सामान्य नियम है, लेकिन अधिनियम की धारा 13 व कुछ अन्य धाराओं में इस नियम के अपवाद दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक अजात व्यक्ति के फायदे के लिए धारा में वर्णित शर्तों के अधीन अंतरण किया जा सकता है। अर्थात धारा 13 के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण द्वारा हित का सृजन किया जा सकता है जो कि अंतरण के समय अस्तित्व में ही नहीं था। यानी कि जब हम धारा 5 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि जब अंतरण हो रहा है, तब ट्रांसफ़र हो रहा है, तब क्या होना चाहिए, ट्रांसफरर, अंतरक, ट्रांसफरी, अंतरिती और जो ट्रांसफ़र करने वाली जो प्रॉपर्टी है उन तीनों का अस्तित्व होना चाहिए। एक सामान्य नियम है। ऐसा व्यक्ति जो अस्तित्व में नहीं है या जो जन्मा नहीं है वो उस व्यक्ति को वैध रूप से अंतरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो अंतरण है वो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। लेकिन धारा 13 है उसमें ये इस नियम के जो सामान्य नियम है उसके अपवाद हैं, और धारा 13 के अंतर्गत उस व्यक्ति को भी अंतरण किया जा सकता है जो कि अभी जन्मा नहीं है। वो किन शर्तों के तहत अंतरण किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धारा 13 के तहत अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की आवश्यक शर्तें, यानी धारा 13 किस व्यक्ति के बारे में बात करती है, अजात व्यक्ति की, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो जन्मा ही नहीं है। अगर कोई गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भ में होता है, तो उसको अजात जो व्यक्ति नहीं माना जाता, उसको ऐसा व्यक्ति माना जाता है जैसे कि वो अस्तित्व में है। तो यहाँ बात की जा रही है अजात व्यक्ति की, यानी ऐसा व्यक्ति जो गर्भ में भी नहीं है या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। धारा 13 के तहत अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, जैसा कि हमने विवेचन किया उससे स्पष्ट है कि धारा 13 के अंतर्गत अजात जो व्यक्ति के हित में अंतरण किया जा सकता है। धारा 13 बात कर रही है कि अजात व्यक्ति के हित में अंतरण किया जा सकता है, जबकि सामान्य नियम ये था कि अजात व्यक्ति के हित में अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतरण किन व्यक्तियों के मध्य होता है, जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है जो कि अस्तित्व में है। लेकिन धारा 13 इसका अपवाद है। इसके लिए निम्न शर्तें आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं, अजात व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से किया गया अंतरण शून्य होता है, ठीक है ना। अजात व्यक्ति के पक्ष में अगर डायरेक्टली ऐसे अजन्मे व्यक्ति के
पक्ष में अगर अंतरण कर दिया जाता है तो इस प्रकार का जो अंतरण होता है वो शून्य होता है। अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण उसके फायदे के लिए किया जाना चाहिए और इस प्रकार का जो अंतरण किया जाना चाहिए वो उस अजात व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाए, ऐसा अंतरण मान्य नहीं होगा। ऐसा अंतरण मान्य होगा जो उस अजात व्यक्ति के फायदे के लिए हो। अजात व्यक्ति के अंतरण के लिए किसी जीवित व्यक्ति के में पूर्व हित का निहित किया जाना आवश्यक है कि जब तक वो अजात व्यक्ति का जन्म नहीं हो जाता तब तक जो हित है किसी अन्य व्यक्ति में निहित कर दिए जाते हैं कि जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होगा वो हित उस अन्य व्यक्ति से जिसमें कि हित निहित किए गए हैं उस अजात 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 के लिए, तो जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होता है तो जो अन्य व्यक्ति में जो हित ट्रांसफ़र किए गए थे वो कहाँ पे हो जाएंगे, ट्रांसफ़र उस अजात व्यक्ति में हो जाएंगे जिसका जन्म हो जाता है। पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना, यानी जिस व्यक्ति अन्य व्यक्ति को हित ट्रांसफ़र किए गए हैं वो समाप्त नहीं होने चाहिए जब तक कि वो जो अजात व्यक्ति है वो अस्तित्व में नहीं आ जाता। यानी पहले का जो हित एक व्यक्ति ने ने जो अपना प्रॉपर्टी थी वो बी के नाम कर दी जीवन भर के लिए, और कहा गया है कि जब बी का जो पुत्र होगा तो उसको वो संपत्ति मिलेगी। तो यानी कि जी बी का जो अधिकार है अगर वो बना हुआ है उस संपत्ति के अंदर जीवन पर्यंत के लिए बी के उसके पुत्र के जन्म से पहले तक, तो पुत्र के जन्म तक अगर बना हुआ है तभी वहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा वो उसके पुत्र को होगा। यानी पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना चाहिए। यानी ए ने जो अपनी संपत्ति बी को जीवन भर के लिए दी थी तो वो और उसके बाद में उसको पुत्र को दी थी तो उसके पुत्र का जन्म बी के जीवन काल के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि बी के पक्ष में जो संपत्ति का जो ट्रांसफ़र किया गया था, हित नियत किया गया था, वो उसके जीवन काल तक ही किया गया था। संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण अजात व्यक्ति के पक्ष में किया जाना आवश्यक है, और संपत्ति का जो पूर्ण हित है ना वो किसको ट्रांसफ़र किया जाना आवश्यक है कि जो अजात व्यक्ति जन्म लेगा उसको पूर्ण हित ट्रांसफ़र किया जाता है। अजात व्यक्ति में पक्ष में किया गया अंतरण अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के दिन से ही निहित हुआ मान लिया जाएगा, और ये भी है कि जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही वो जो सारा जो उसके जो अधिकार थे वो उसमें निहित हो जाएंगे। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया प्रत्यक्ष रूप से अंतरण। अधिनियम की धारा 5 से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जाए वह अंतरण के समय जीवित अर्थात अस्तित्व में हो। यदि संपत्ति का अंतरण सीधे रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया जाए जो अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है, शून्य है। जैसा कि सामान्य नियम है कि अंतरण में जो होता है अंतरण दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है, और यदि एक अजात व्यक्ति को अंतरण कर दिया जाता है संपत्ति का तो ऐसा अंतरण शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही ऐसे अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कर दिया गया है। और इसका अभिप्राय ये है कि यदि व्यक्ति अंतरण के समय जीवित है तो संपत्ति का अंतरण कितनी भी बार एक के बाद एक को किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। उदाहरण के लिए अपनी संपत्ति का अंतरण बी के लिए जीवन हित, उसके बाद स के जीवन हित तथा बाद में द को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। अंतरण के समय ब, स एवं द तीनों जीवित थे, अतः अंतरण वैध है, परंतु अजात व्यक्ति के पक्ष में सीधे रूप से किया गया अंतरण शून्य है। यानी जीवित व्यक्तियों को तो कई व्यक्तियों को एक के बाद एक जीवन पर्यंत के लिए, जैसे अ को अपने जीवन के लिए, अ के बाद में बी को अपने जीवन के लिए और ब के बाद जो स है उसको अपने जीवन के लिए संपत्ति का अंतरण किया जाता है। तो यहाँ पर यह मान्य होगा क्योंकि तीनों जीवित व्यक्ति हैं। परंतु एक अजात व्यक्ति जिसका जन्म नहीं है, अगर उसको डायरेक्टली संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है कि जो बी है, बी का जो पुत्र जन्म लेगा तो मैं अपनी सारी संपत्ति बी के उस होने वाले पुत्र को अंतरित करता हूँ, तो इस प्रकार का अंतरण मान्य नहीं होगा। लेकिन यह अंतरण कब मान्य हो जाएगा, जब यह बोलता है कि मैं अपनी जो संपत्ति है बी को जीवन पर्यंत के लिए देता हूँ, और बी के बाद में यह संपत्ति सी को मिलेगी जो कि उसका ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा। तो यहाँ पर जो संपत्ति है तो वो पूर्ण रूप से किसको ट्रांसफ़र कर दी गई है, पूर्ण हित बी के पुत्र में कर दिया गया है, और बी के लिए वो संपत्ति जब तक आ का जीवन पर्यंत के लिए या जब तक कि
बी के पुत्र का जन्म नहीं हो जाता, उतने समय के लिए वो संपत्ति अगर बी को ट्रांसफ़र की जाती है तो वो संपत्ति जैसे ही बी का पुत्र जन्म लेता है तो वो उसको उसमें निहित हो जाएगी धारा 20 के अनुसार। यानी कि हम सीधे तरीके से बात करें तो अ ने अपनी संपत्ति बी के पुत्र जो कि अजात पुत्र हैं उसके नाम कर दी है, लेकिन वो कैसे की है कि अ ने जो अपनी संपत्ति है वो उस संपत्ति का हित बी में निहित कर दिया है, और ये कहा गया है कि जैसे ही बी का पुत्र जन्म लेगा तो वो सारी संपत्ति उसके पुत्र में उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर बी के अंदर जो हित है वो निहित हित है, और वो जैसे ही बी का पुत्र जन्म लेगा वो जो अधिकार है सारे वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बी के पुत्र में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो संपत्ति का ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट अजात के नाम नहीं किया जा सकता, अजन्मे व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता। पहले वो जो संपत्ति का हित है वो किसी न किसी जीवित व्यक्ति में निहित किया जाता है, और उसके जो अजात व्यक्ति है उसके जन्म लेते ही जिस व्यक्ति में हित निहित किया गया था वो सीधा उस अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण अधिनियम की धारा 13 में अजात व्यक्ति के पक्ष में वैध रूप से अंतरण के लिए यह आवश्यक है कि वो उसके फायदे के लिए ही अंतरण किया जाए। यदि संपत्ति के अंतरण से अजात व्यक्ति में कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है तो ऐसा अंतरण वैध नहीं होगा। जो अंतरण किया जाएगा वो अजात व्यक्ति के फायदे के लिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें अजात व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाए, उसके ऊपर कोई भार उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार का अंतरण वैध नहीं होगा। जैसा कि धारा 13 में प्रयुक्त शब्दों अजात व्यक्ति के लाभ के लिए से स्पष्ट है कि उक्त धारा में किया गया अंतरण तभी वैध है जबकि अंतरण अजात व्यक्ति के फायदे के लिए हो। अजात व्यक्ति के लिए किया गया अंतरण न्यास द्वारा अथवा किसी जीवित व्यक्ति में पूर्व हित सृष्ट करके ही किया जा सकता है। या तो कोई न्यास बनाई जाए कि इस न्यास को ये निहित हित दिया जाता है, और जब भी अजात व्यक्ति का जन्म होगा न्यास से ये जो हित है वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा उस अजात व्यक्ति में, या फिर किसी व्यक्ति में भी हित को सृष्ट किया जा सकता है। और जैसे ही उस संपत्ति का हित किसी जीवित व्यक्ति में सृष्ट कर दिया और बोला गया कि वो जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होगा वो हित वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में बीच में किसी मीडिएटर का इस्तेमाल करते हुए अजात व्यक्ति के लिए जो संपत्ति है उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्ट ही कोई व्यक्ति अजात व्यक्ति के नाम संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस स्थिति में भी वर्णित न्यासदारी अथवा पूर्व हित से सृष्टित जीवित व्यक्ति अजात व्यक्ति के फायदे के लिए ही संपत्ति ग्रहण करते हैं। यानी जो मीडिएटर होता है, न्यासी जो होता है, या जो जिस जीवित व्यक्ति में हित निहित किया जाता है वो संपत्ति को उस अज्ञात व्यक्ति के फायदे के लिए ही उस संपत्ति को ग्रहण करते हैं। किसी अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित का सृष्ट किया जाना, यानी यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो अन्य जीवित व्यक्ति हैं उसके व्यक्ति के पक्ष में अजात व्यक्ति के जन्म से पहले पूर्व हित सृष्ट कर दिया जाता है। कि जैसे कि अपनी जो जैसा कि हमने देखा था अपनी प्रॉपर्टी बी के होने वाले अजात जो पुत्र है उस पे ट्रांसफ़र करता है, लेकिन उससे पहले वो संपत्ति है वो बी के पक्ष में पूर्व हित सृष्ट कर देता है कि जब तक अजात व्यक्ति का जन्म नहीं होता इस संपत्ति में आपका हित रहेगा, और जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होता है ये संपत्ति सीधी उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि अजात व्यक्ति को डायरेक्ट संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं होती, किसी अन्य व्यक्ति में पूर्व हित का सृजन किया जाता है। पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना, यानी पूर्व हित जो होता है वो समाप्त नहीं हो, जिस व्यक्ति में पूर्व हित निहित किया गया है वो समाप्त नहीं हो और उसके पहले ही अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आ जाना आवश्यक है धारा 13 के लिए। अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण उसी दशा में मान्य होगा जबकि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व वह अस्तित्व में आ गया हो। यदि अजात व्यक्ति पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अस्तित्व में नहीं आया है तो वह संपत्ति जो है अंतरक को वापस चली जाएगी। उदाहरण के लिए हम बात करें तो अपनी संपत्ति बी को जीवन हित तथा उससे होने वाले पुत्र स को पूर्ण हित अंतरित करता है। अ ने जो अपनी संपत्ति है वो ब को बोल दिया कि आपके जीवन हित के लिए है, तथा उसके बाद आपके होने वाले पुत्र स को उसमें पूर्ण हित मिलेगा। इस प्रकार से अंतरण की जाती है। यहाँ यद्यपि संपत्ति को अंतिम रूप से
स के पक्ष में अंतरित कर दिया गया है, परंतु स के पक्ष में वैध रूप से अंतरण के लिए अथवा स के पक्ष में इस संपत्ति का हित उसी स्थिति में निहित होगा जबकि स का जन्म बी की मृत्यु से पूर्व हो जाए। उक्त संपत्ति में यदि स का जन्म बी की मृत्यु के उपरांत होता है तो संपत्ति वापस अ को चली जाएगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अ ने जो अपनी संपत्ति थी वो बी में निहित हित सृष्ट कर दिया और बोला कि आपके जीवन के लिए इसमें आपका हित रहेगा, और जैसे ही आपका पुत्र ज्येष्ठ जो पुत्र होगा उसका जन्म होगा तो ये संपत्ति वहाँ चली जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति का जो ज्येष्ठ जो पुत्र हो की जन्म से पहले ही बी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर चूंकि जो बी के जीवन भर के लिए वो हित दिया गया था और बी की मृत्यु हो जाती है और बी के बाद वो संपत्ति उसके पुत्र को मिलने वाली थी, लेकिन उसके पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो हित था वो वापस ही कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, अंतरक को ट्रांसफ़र हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये नियम है कि पूर्व हित जो है वो अस्तित्व में होना चाहिए, पूर्व हित का बना हुआ होना चाहिए जब तक कि अजात व्यक्ति का जन्म होता है। क्योंकि इस केस में अजात व्यक्ति का जन्म जो है वो नहीं हुआ था, उसके पहले बी जो था उसके अंदर जो निहित हित क्रिएट किया गया था उसके जीवन भर के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है अजात व्यक्ति के जन्म से पहले, तो जो प्रॉपर्टी थी वो वापस अंतरक या ट्रांसफरर को वापस चली जाती है। और अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण होना चाहिए, ये भी आवश्यक बिंदु हैं। इस बिंदु में हम बात करते हैं कि जो धारा 13 के अंतिम भाग से स्पष्ट है कि अजात व्यक्ति के लाभ के लिए सृष्टि हित प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो। यानी कि जैसे कि मान लो कि ट्रस्ट बनाई गई और ए ने अपनी संपत्ति एक जो ट्रस्ट बनाई उस ट्रस्ट को निहित कर दी और कहा गया कि जैसे ही जिस अजात व्यक्ति के बारे में जो ट्रांसफ़र किया गया है पूर्ण रूप से, उस अजात व्यक्ति के जन्म होने पर यह ट्रस्ट की संपत्ति उस अजात व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मान लो कि 1 करोड़ की संपत्ति थी, उसमें से 20 लाख रुपए उस ट्रस्ट के कामों में या उस संपत्ति को मेंटेन करने में खर्च हो जाते हैं, तो बाकी का जो 80 लाख रुपए की जो संपत्ति थी यानी संपूर्ण अवशिष्ट हित जो था वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस अजात जो व्यक्ति है उसको हो जाएगा। यानी धारा 13 के अंतिम भाग में स्पष्ट है कि अजात व्यक्ति के लाभ के लिए सृष्टि हित प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं हो। अर्थात किसी अजात व्यक्ति को मिलने वाला हित तब ही वैध होगा जबकि वह अंतरक का सारा अवशिष्ट हित प्राप्त कर रहा हो। यानी जो भी हित बचा हुआ है निहित हित व्यक्ति में से, अर्थात किसी अजात व्यक्ति को मिलने वाला हित तभी वैध होगा जबकि वह अंतरक का सारा अवशिष्ट हित प्राप्त कर रहा हो। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अंतरक द्वारा अजात व्यक्ति को पूरी संपत्ति अर्थात संपत्ति में पूर्ण हित अंतरित की जानी चाहिए। किसी अजात व्यक्ति को केवल आजीवन हित या अन्य प्रभार से सीमित हित प्रदान करना इस धारा के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। अधिनियम की धारा 13 में निहित सिद्धांत को दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम के नाम से भी जाना जा सकता है। विधि एक संभावना को तो मान्यता दे सकती है लेकिन दोहरी संभावनाओं को मान्यता देना संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि ए ने अपनी संपत्ति बी के ज्येष्ठ पुत्र को जो कि अजात है, यानी बी के जो अजात पुत्र है उसको अंतरित कर दी जाती है और उसमें बी का जो ज्येष्ठ पुत्र है जब तक उसका जन्म नहीं होता जब तक वो संपत्ति बी में उसका हित जो है वो निहित रहेगा। तो यहाँ पर ये अंतरण तो वैध माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही बी का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो जन्म लेगा वो संपत्ति जो है बी से
उसके अजात जो पुत्र है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है ये पहली संभावना है, तो यहाँ तक तो ये मान्य होगा। लेकिन ये कहा जाता है ए अपनी संपत्ति इस प्रकार से ट्रांसफ़र करता है कि ये संपत्ति बी के अजात पुत्र को ट्रांसफ़र की जाती है, और उसमें निहित हित जो है वो बी का रहेगा जब तक कि उसके अजात पुत्र का जन्म नहीं हो जाता। और फिर बी के बाद में ये संपत्ति जब उसके अजात पुत्र को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद में जो अजात जो पुत्र है उसके भी पुत्र को, यानी बी के अजात पुत्र को या पोते को आगे ट्रांसफ़र होगी, तो वो दोहरी संभावना है। तो दोहरी संभावना वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर जो अजात जो पुत्र है, पुत्र तक ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड होगा। और उस पुत्र के पुत्र अजात पुत्र के अजात जो पुत्र यानी बी का जो पुत्र होगा वो दूसरी संभावना हो जाएगी। अगर उसको भी ट्रांसफ़र की यहाँ पे शर्त लगा दी जाती है तो वो जो है वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। खाली पहली संभावना तक ही, जो पुत्र तक अजात पुत्र तक की जो संभावना है वहाँ तक वैलिड होगा। अधिनियम की धारा 13 में निहित इस सिद्धांत को दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम के नाम से भी जाना जा सकता है। विधि एक संभावना को तो मान्यता दे सकती है, लेकिन दोहरी संभावनाओं को मान्यता देना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आंग्ल विधि भी यही कहती है। यानी विटनी बनाम माइकेल के विवाद में इस दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को प्रतिपादित किया गया था। इसमें न्यायालय ने निर्णित किया गया कि यदि कोई संपत्ति एक जीवित व्यक्ति को उसके जीवन प्रयत्न के लिए तथा उसके बाद उसके अजन्मे ज्येष्ठ पुत्र को जीवन प्रयत्न के लिए तथा उसके उपरांत उसके अजन्मे ज्येष्ठ पौत्र को यानी पोते को अंतरित की जाती है, तो यह अंतरण अमान्य होगा, क्योंकि उक्त अंतरण में दोहरी संभावनाएं स्पष्ट प्रकट होती है। पहली संभावना तो ये कि ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हो या न हो, तो ये तो पहली संभावना होगी, तथा दूसरी संभावना ज्येष्ठ पौत्र के जन्म से संबंधित है। अतः धारा 13 के अंतर्गत किया गया अंतरण ज्येष्ठ पुत्र पहली संभावना तक ही सीमित है। यही कारण है कि धारा 13 में किए गए अंतरण के लिए आवश्यक है कि अजात व्यक्ति को संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण किया जाना चाहिए, न कि जीवन हित या सीमित हित के रूप में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के दिन से ही संपत्ति जो है उसमें निहित हो जाती है, यानी अंतरित संपत्ति उसमें निहित हो जाती है जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होता है। धारा 13 में उल्लिखित नियम को विश्लेषित करती हुई धारा 80-20 ये स्पष्ट करती है कि यदि कोई संपत्ति वैध रूप से अजात व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरित की गई है, तो ऐसी संपत्ति अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के दिन से ही उसमें निहित हो जाएगी। जैसे ही अजात व्यक्ति का जन्म होगा, संपत्ति जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। अर्थात अजात व्यक्ति ऐसे संपत्ति में जन्म होने पर निहित हित अर्जित कर लेता है। हो सकता है कि संपत्ति का कब्जा अर्थात उपभोग पूर्व हित की समाप्ति तक स्थगित रहे। संपत्ति का स्वामित्व अंतरणकर्ता से अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही उसके पक्ष में अंतरित हो जाता है। यानी ये जो बात कही गई है यहाँ पर, हो सकता है संपत्ति का कब्जा अर्थात उपभोग पूर्व हित की समाप्ति तक स्थगित रहे, यानी कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के जीवन काल के लिए उसको अंतरित कर दी गई है। और अंतरण में ये कहा गया है कि वो बी के जीवन काल के बाद में वो संपत्ति उसके ज्येष्ठ पुत्र को पूर्ण रूप से अंतरित हो जाएगी। और तो यहाँ पर मान लो कि बी के ज्येष्ठ पुत्र का जैसे ही जन्म होता है उस संपत्ति में उसका हित निहित हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि वो संपत्ति जब तक बी का जीवन है तब तक वो बी के पास रहे, और बी की मृत्यु के पश्चात में जो अजात व्यक्ति है तो उसका जन्म से ही जो उसमें संपत्ति में हित निहित हो गया था, यानी वहाँ पर अजात व्यक्ति ऐसी संपत्ति में जन्म होने पर निहित हित में अर्जित कर लेता है। हो सकता है संपत्ति का कब्जा अथवा उपभोग पूर्व हित की समाप्ति पर, क्योंकि बी के पास ये हित था कि बी अपने जीवन काल में उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है, तो बी की मृत्यु के पश्चात अजात व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग कर सकता है या करेगा। लेकिन यहाँ पर बी के जो ज्येष्ठ पुत्र का जो हित है वो तो उसके जन्म के साथ ही निहित हो जाएगा उस संपत्ति के अंदर। ये अलग बात है कि वो उसका उपभोग जो पूर्व हित यानी जो उसके पिता जो बी हैं उनके अंदर जो पूर्व हित जो निहित है अपने जीवन भर के लिए उसका उपयोग करने तक, वहाँ तक वो बाधित रह सकता है, क्योंकि बी की जो जीवन है वहाँ तक वो बी उसका उपयोग कर सकता है। और बी के बाद में वो जो बी का ज्येष्ठ पुत्र है वो उसका उपभोग या कब्जा प्राप्त कर लेगा। लेकिन
जो बी का जो हित है वो तो उसके जन्म के साथ ही निहित हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो उसका उपभोग जो है वो बी की मृत्यु के बाद करें। यानी बी का जो पुत्र है वो जैसे ही जन्म लेगा, अजात व्यक्ति उसके अंदर उस संपत्ति का हित नियत हो जाएगा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये अलग बात है कि अ, कि वो उस संपत्ति का कब्जा या उपभोग जो है वो बी की मृत्यु के बाद प्राप्त करे, क्योंकि यहाँ पर बी के पास में उस संपत्ति का जीवन पर्यंत के लिए अधिकार है। तो यहाँ पर हमने धारा 13 में ये देखा कि धारा 13 जो है वो किसी अजन्मे या अजात व्यक्ति के पक्ष में किए गए अंतरण को, पूर्ण रूप से किए गए अंतरण को मान्य ठहराती है। शर्त यह है कि अजात व्यक्ति को डायरेक्ट संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाएगा, बीच में कोई मीडिएटर व्यक्ति होगा जिसमें हित को, जब तक कि अजात व्यक्ति का जन्म नहीं हो जाता उसमें उस मीडिएटर को हित नियत किया जाएगा। मीडिएटर व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ट्रस्ट हो सकती है। तो जैसे ही उस मीडिएटर में हित को ट्रांसफ़र ऐसे भी किया जा सकता है कि जब तक कि उस अजात व्यक्ति का जन्म होता है तो ये संपत्ति आपसे वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और ऐसे भी किया जा सकता है कि उस जो व्यक्ति होता है जिसमें हित को निहित किया जाता है उसके जीवन भर के लिए भी हित निहित किया जा सकता है। और बोला जा सकता है कि जब उस अजात व्यक्ति का जन्म होगा तब संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी, लेकिन उसको अजात व्यक्ति को कब मिलेगी, जब उस जिसमें हित जीवन पर्यंत के लिए निहित किया गया था उसकी मृत्यु के पश्चात मिलेगी। और यहाँ पर जो इसमें दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम भी है, क्योंकि ए ने अपनी संपत्ति बी के ज्येष्ठ पुत्र को ट्रांसफ़र की जो कि अजात है, अभी जन्मा हुआ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर यह पहली संभावना है, तो यहाँ तक मान्य होगा। और उसके बाद में यदि ये कहा जाता है कि उसके भी अजात पुत्र को यानी पोते को भी जो है अजात पुत्र के बाद ये संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोहरी संभावना है पोते वाली कंडीशन में, तो वहाँ पर ये इस प्रकार का जो अंतरण है वो मान्य नहीं होगा। धारा 13 बात करती है कि एक इकहरी संभावना जो है, यानी ए ने जो अपनी संपत्ति बी के ज्येष्ठ पुत्र जो कि अजात है, अभी जन्मा हुआ नहीं है, उसको ट्रांसफ़र किए, तो वहाँ तक तो वो मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये जो नियम है वो पहली संभावना को मान्यता देता है, दूसरी संभावनाओं को ये मान्यता नहीं देता, और दूसरी संभावना को किया गया अंतरण मान्य नहीं होता। धन्यवाद।